जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देख ना फिजूल है कद आसमां का। हेलो व्यूवर्स, मैं राजकुमार सोनी, इंडियन नेवी रिटायर्ड, एक बार फिर से आप सबका अपने चैनल मिलिट्री एकेडमी में स्वागत करता हूं। व्यूवर्स, एयरफोर्स का इंग्लिश प्रैक्टिस सेट 4 है, जिसमें हम कॉम्प्रिहेंशन के भी 4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये वीडियो होगा। सो आइए हम शुरू करते हैं। कॉम्प्रिहेंशन के इस पैसेज में जल्दी से हो जाएगा। कॉम्प्रिहेंशन को शुरू करने से पहले कुछ टिप्स, जैसा कि हम जानते हैं कि कॉम्प्रिहेंशन को टैकल करने का अलग अलग तरीका है। कुछ लोग पहले पैसेज पढ़ते हैं, कुछ लोग बाद में पढ़ते हैं। मैं पसंद करता हूं कि पहले क्वेश्चन एक बार सरसरी निगाह से पढ़ लेने के लिए, ताकि आपको आइडिया लग जाता है कि पैसेज किस बारे में है। और कई बार क्या होता है कि पैसेज में आपको ये वोकैबुलरी जो क्वेश्चन है, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, कुछ इडियम, फ्रेजेज एटसेट्रा के मिल जाते हैं, जिसको आंसर करते समय आपको पैसेज पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ओके, सो ये आपको एक बहुत अच्छा होता है। बाकी क्वेश्चन पे आप ज़्यादा से जल्दी ध्यान दे सकते हैं और सटीक आंसर दे सकते हैं, और दूसरे क्वेश्चन पे आप ध्यान दे सकते हैं। ओके, सो हम भी क्या करेंगे, इस पैसेज को पढ़ने से पहले इसके क्वेश्चन को एक बार जल्दी से देख लेते हैं। ओके, सो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज डिफिकल्ट फॉर मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स। ओके, इसका मतलब कुछ रिलेशन की बात हो रही है, जहाँ पे नानी माँ के बारे में बात हो रही है। दूसरा, हाउ डिड द मदर एंड द डॉटर शेयर द सेम एंग्जाइटी। यस, मदर डॉटर सेम बात है, रिलेशनशिप की बात हो रही है। वाई डू फीमेल कलीग्स वेलकम रिटायरमेंट। ओके, फीमेल कलीग रिटायरमेंट, फाइन। टू वियर मेनी हैट मीन्स, हाँ यहाँ पे एक आपको ये ईडीएम का क्वेश्चन मिल गया। टू वियर मेनी हैट क्या मतलब है, एक तरह से जैसा कि हम जानते हैं टू वियर, एक बार देख लेते हैं, क्योंकि इसको पढ़ने से पहले, इसको सॉल्व करने से पहले हमको आंसर देने का, कॉम्प्रिहेंशन के पैसेज पढ़ने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सो टू वियर मेनी हैट, ऑप्शन देखते हैं। वियर हेलमेट, जी नहीं, हैट का सेंस आप हेलमेट मत लेना। वियर हेडगियर, हेडगियर का मतलब भी कोई सिर पे रखने वाला कोई चीज़ है, वो हेलमेट भी हेडगियर हो सकता है, कैप भी हेडगियर हो सकता है, हैट भी हेडगियर हो सकता है। सो ये भी नहीं है। डू हेयर स्टाइलिंग, जी नहीं, हेयर स्टाइलिंग से कोई रिलेशन नहीं है। अंडरटेक मच वर्क, जी हाँ, यहाँ पे अंडरटेक मच वर्क में बहुत ज़्यादा काम करने को बोलते हैं। टू वियर मेनी हैट्स, कई तरह की, आप यदि सेंस लें, कई तरह की टोपियाँ पहन लेना, मतलब कई तरह की जिम्मेदारियाँ ले लेना, मतलब कई सारे काम करना। सो इसका मतलब क्वेश्चन 4 हमने सॉल्व कर दिया, ऑप्शन डी। अब हम काम करते हैं, पैसेज पढ़ते हैं। ओके, सो जैसा कि हम लोग जान गए कि पैसेज किसके बारे में है, रिलेशनशिप के बारे में, मैटरनल ग्रैंड पेरेंट, सम विमेन के बारे में, फीमेल के बारे में, और कुछ और चीज़ें हैं, तो उसके बारे में डिटेल हम जान लेते हैं। सो ब्रिंगिंग अप द बेबी इज नाउ अ साइंस एंड फाइन आर्ट। ओके, ब्रिंगिंग अप, लालन पालन पोषण करना। सो एक बच्चे को बड़ा करना क्या है, अपने आप में एक साइंस है और एक फाइन आर्ट है, जी हाँ, कला है। मोस्ट ऑफ द मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स वुड एग्री विद दिस स्टेटमेंट। मैक्सिमम जो नानी माँ है, मैटरनल मतलब जो मामा की तरफ के लोग होते हैं, मैटरनल बोलते हैं। सो ग्रैंड पेरेंट्स जो है, नानी माँ, वो क्या करते हैं ग्रैंड पेरेंट्स, नानी और नाना दोनों, बेसिकली वुड एग्री विद दिस स्टेटमेंट। जी हाँ, उस तरफ के लोग जो हैं वो बहुत एग्री होंगे कि क्या है, कि बच्चे को बड़ा करना एक साइंस है और एक कला है। माई मदर लॉस्ट 15 किलोज इन 6 months व्हेन माई सन वॉज बॉर्न एंड आई गेन दैट एज मच। सो क्या सेंस है यहाँ पे, अभी देखिए पता चलेगा कि कौन बोल रहा है। बोल रहा है कि मेरी माँ जो है वो क्या हुआ, 15 किलो लूज की वेट जब मेरा बेबी हुआ था, जब मेरा बच्चा जन्म लिया था। एंड आई गेन दैट एज मच, और मैंने उतना ही गेन कर लिया। सो गेन कौन कर सकता है, एक मदर जो डिलीवरी के बाद ही गेन कर सकती है। एक तरफ तो जो माई मदर, मतलब उनकी जो नानी माँ है, बच्चे की जो नानी माँ है, वो तो 15 किलो लूज कर दी, लेकिन जो बच्चे की माँ है वो बोल रही है ये बात कि मैंने 15 किलो गेन कर लिया लगभग। क्यों भाई, बोथ वेज इट वॉज बिकॉज ऑफ द एंग्जाइटी एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दोनों तरीकों में क्या है, इट वॉज, ये जो वजह था वेट लूज करने का और वेट गेन करने का, उसके पीछे चिंता थी और शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जी हाँ, एक जिम्मेदारी जो था उसकी वजह से था। माई कलीग्स वेलकम रिटायरमेंट व्हेन देयर डॉटर इज रेडी टू डिलीवर और हैज जस्ट डिलीवर्ड। इंपॉर्टेंट लाइन है, इससे और क्लियर हो जाता है कि ये जो पैसेज है, एक विमेन का स्टेटमेंट है कि मेरे जो कलीग हैं वेलकम रिटायरमेंट, वे क्या करते हैं, रिटायरमेंट को पसंद करते हैं। क्यों भाई, जब उनकी डॉटर डिलीवरी होने वाला होता है, जी हाँ, जो प्रसव होने वाला होता है या प्रसव हो गया है, डिलीवरी होने वाला होता है या डिलीवरी हो गया है, तो क्या करते हैं लोग, रिटायरमेंट पसंद करते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स टाइम चाहिए उनको। क्यों, दे मोस्ट ऑफन बीफ्रेंड यंग एक्सपीरियंस्ड मदर हु स्पेंड लॉन्ग काउंसलिंग सेशंस विद देम कलेक्टिंग इट्स
हाउ टू टैकल अ क्राइसिस। जी हाँ, यहाँ पे इट सही है। सो बेसिकली क्या सेंस है कि दे मोस्ट ऑफन, बिफ्रेंड मतलब फ्रेंड मतलब दोस्त, बिफ्रेंड माने दोस्त बनाना, वो भाई है। सो वो क्या करते हैं, मैक्सिमम टाइम क्या करते हैं, दे मोस्ट ऑफन मैक्सिमम समय क्या करते हैं, यंग एक्सपीरियंस मदर को दोस्त बना लेते हैं, जो यंग हैं और एक्सपीरियंस मदर्स हैं, और उनके संग लॉन्ग टाइम परामर्श सलाह मशविरा करते रहते हैं। किस चीज़ पे, कि कैसे भाई, और आइडिया को कलेक्ट करते हैं कि कैसे इस क्राइसिस को, ये जो सिचुएशन है उसको कैसे हैंडल करना है। कौन सा सिचुएशन, डिलीवरी वाली। सो इट्स अ फनी साइट टू सी ग्रे हेयर्ड वीमेन ब्राउज ब्रिंगिंग अप बेबी बुक्स एट द लोकल बुक स्टोर। बहुत इंटरेस्टिंग है, बोल रहे हैं कि ये फनी साइट होता है, बहुत मैंने अच्छा लगता है देखने में, है ना। मैंने लगेगा कि क्या हो रहा है भाई, कि ये ग्रे हेयर्ड वीमेन, एक भूरे बालों वाली औरतें क्या करती हैं, ब्रिंगिंग अप बेबी का जो बुक है वो लोकल बुक स्टोर में जाके ढूंढती हैं कि बच्चे को कैसे अच्छे से पालन पोषण करें। तो यदि हमारी ही नानी माँ जाके बुक ढूंढे, है ना, तो सोचिए थोड़ा सा कितना वो लगेगा, है ना, फनी लगेगा। वन टेंड्स टू थिंक व्हाट दे डिड विद देयर ओन ऑफस्प्रिंग। जी, ऑफस्प्रिंग में बच्चे। सो वो एक आदमी सोचने पे मजबूर हो जाता है कि उन्होंने अपने बच्चों के संग क्या किया होगा। आस्क देम एंड पैट कम द रिप्लाई। जी हाँ, पैट मतलब जब कोई रिप्लाई इंस्टेंट आती है, सिंपल एंड कंसिस, स्ट्रेट फॉरवर्ड आती है, तो उसको बोले हैं पैट रिप्लाई। सो जैसे ही आप पूछेंगे तो तुरंत रिप्लाई आ जाती है। एंड इट वॉज सो ईजी देन। क्या आता है कि भाई उस समय बच्चे को बड़ा करना आसान था, या बच्चे को संभालना आसान था। दे ग्रीव अप ऑन देयर ओन। जी हाँ, उस समय बच्चे क्या होते थे, अपने आप ही बड़े हो जाते थे। द मदर में वेयर मेनी हैट्स एट द सेम टाइम। आ गया वो लाइन, ओके, कि वेयर मेनी हैट्स। तो मदर को क्या होता था उस समय, वो कई तरह के टास्क करती थी सेम टाइम, उसी समय, क्योंकि बच्चे अपने आप बड़े हो जाते थे। ये मैंने बात कई लोगों के मुंह से सुना है कि आजकल के बच्चे संभालना थोड़ा मुश्किल है, छोटे बच्चे, लेकिन पहले के बच्चे आराम से सोए रहते थे या खेलते रहते थे। ओके, सो ओके, लेट्स कम टू द टॉपिक। बट टू हर और हर पेरेंट्स द माइंड बॉगलिंग थिंग फॉर द फर्स्ट फ्यू ईयर्स इज डायपर चेंजेस, सिकेडियन रिदम एंड कंटिन्यूअल फीडिंग। जी हाँ, यहाँ पे ध्यान देंगे, माइंड बॉगलिंग का मतलब है बहुत ज़्यादा है बेसिकली, एंड सिकेडियन, प्रोनाउंसिएशन देखिएगा, सिकेडियन का मतलब है कि जो चीज़ नेचुरली होता है, रिकरिंग फिजिकल मेंटल बिहेवियर जो चेंजेज होता है नेचुरली जो होता है, उसको बोलते हैं सिकेडियन रिदम। ओके, एंड कंटिन्यूअल फीडिंग। सो बेसिकली क्या सेंस है, लेकिन उनके लिए क्या है, मदर के लिए, टू मदर और हर पेरेंट्स, उस मदर के लिए जो मदर की मदर है उनके लिए जो बड़ा टास्क है वो क्या है, फॉर कुछ वर्षों के लिए डायपर चेंज करना बेबी का। और ये जो नेचुरल जो प्रोसेस है फीडिंग वाला, उसके बारे में बात हो रही है, जो फिजिकल मेंटल जो बिहेवियरिकल जो चेंजेज होता है उसके बारे में बात हो रही है। ओके, सो यही बड़ा टास्क होता है कि बच्चा बड़ा हो रहा है, बच्चा का डायपर चेंज करना है, बच्चे को कंटिन्यू फीडिंग करना है, इस सेंस में बात हो रही है। एट होम सोशल लाइफ इज टैबू। जी हाँ, सोशल लाइफ क्या होता है, टैबू हो जाता है घर पे, एक तरह से वो टैबू माने थोड़ा सा वो अलग तरीके का हो जाता है। फोन कॉल्स गिव कॉज फॉर इरिटेशन। जी हाँ, जो फ़ोन कॉल होते हैं क्या करते हैं वो लोग, एक इरिटेशन देते हैं। म्यूजिक बिकम्स नॉइस, म्यूजिक जो है वो हल्ला लगने लगता है, शोरगुल लगने लगता है। फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स बिकम टोटल स्ट्रेंजर्स, द डोमेस्टिक हेल्प और स्पिरिट ऑफ समथिंग। ओके, सो क्या होता है, म्यूजिक शोरगुल लगने लगता है, दोस्त अनजाने, दोस्त और रिलेटिव क्या लगते हैं, टोटली लगते हैं कि स्ट्रेंजर हैं, अपरिचित हैं। द डोमेस्टिक हेल्प और स्पिरिट ऑफ मर्सी। जी हाँ, जो घर में जो काम करने आते हैं लोग हेल्प करने, मे बी मेड, तो वो लोग लगता है कि भाई दया की मूर्ति हैं। एंड द पीडिट्रिशियन ऑफ फेयरी गॉड मदर। जी हाँ, जो पीडिट्रिशियन जो बच्चे के डॉक्टर होते हैं, पीडिया माने बच्चा, ओके, सो रूट वर्ड पीडिया यहाँ पे, ट्रिशियन माने जो स्पेशलिस्ट है, सो पीडियाट्रिशियन माने बच्चे का स्पेशलिस्ट। और फेयरी गॉड मदर, फेयरी माने जो परियों की धर्म माता, राजमाता, भगवान माता बोल सकते हैं। तो वो लगता है कि बच्चे का डॉक्टर यही भगवान है जो भगवान ने उनको भेजा है। सो रेजिंग अ किड इज अकीन टू अ गुरिल्ला वॉरफेयर। गुरिल्ला माने आपने सुना होगा, गुरिल्ला वॉरफेयर में टुकड़े टुकड़े में वॉर करते हैं वो लोग। वारफेयर मतलब लड़ाई, वो छुप के वार कर देते हैं, कहाँ से आ जाएंगे पता नहीं चलेगा, किस तरह का हथियार लेके आएंगे, उसको बोलते हैं गुरिल्ला वॉरफेयर। सो बोलते, इसमें सेंस क्या है कि बच्चे को बड़ा करना लग रहा है कि गुरिल्ला वॉरफेयर है। एंड इफ यू हियर अ वुमन से दैट हर बेबी इज ब्यूटीफुल एंड परफेक्ट एंड एन एंजल ऑल द टाइम, देन शी इज़ द ग्रैंड माँ। जी हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग लाइन है कि यदि आप किसी औरत को सुनते हैं ये कहते हुए कि उसका जो बेबी है क्या है, बहुत खूब सुंदर है एंड परफेक्ट है, और वो मैंने परी है, एंजल है, सो क्या है ये ऑल द टाइम, हमेशा
तो वो ग्रैंड माँ ही बोल सकती हैं ऐसा। मदर को तो नॉर्मली ऐसा ही फीलिंग नहीं आने वाला, क्योंकि मदर हैज़ टू टेक मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, सो व्हाट इज डिफिकल्ट फॉर मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स? ओके, क्वेश्चन है, सो रेजिंग ग्रैंड चिल्ड्रेन, गिविंग बर्थ टू ग्रैंड चिल्ड्रेन, फीडिंग चिल्ड्रेन और ब्रिंगिंग अ बेबी। जी हाँ, बच्चे रेजिंग ग्रैंड चिल्ड्रेन, बड़ा करना और पालन पोषण करना, यहाँ पे देखिएगा डिफरेंस है। ए रेजिंग ग्रैंड चिल्ड्रेन भी एक ऑप्शन हो सकता है, बट सही ऑप्शन यहाँ पे डी है, ब्रिंगिंग अ बेबी। ब्रिंगिंग माने किसी बच्चे को पाल पोस के हम बड़ा करते हैं। यहाँ पर रेजिंग ग्रैंड चिल्ड्रेन का मतलब ही बड़ा है, लेकिन यहाँ पे जो मोस्ट सुटेबल ऑप्शन है दैट इज ब्रिंगिंग अ बेबीज, नॉट गिविंग बर्थ। मम्मा तो ग्रैंड पेरेंट्स तो बर्थ देंगे नहीं, एंड फीडिंग चिल्ड्रेन वो फीडिंग कराएंगे नहीं। वो बोल सकते हैं केवल मम्मी को कि हाँ फीडिंग कराओ और डायपर चेंज करना, वो सारी चीज़ें। ओके, सो यहाँ पे क्या हुआ? ऑप्शन डी। सो हाउ डिड द मदर एंड द डॉटर शेयर द सेम एंग्जाइटी? कैसे मदर और उनकी जो डॉटर है, मतलब ग्रैंड माँ और बच्चे की जो मम्मी है, बच्चे की ग्रैंड माँ और बच्चे की मम्मी कैसे शेयर जो सेम एंग्जाइटी, कैसे सेम चिंता दोनों को रहता है? बोथ वर अनईजी विद द न्यूबॉर्न, दोनों न्यूबॉर्न से क्या परेशान रहते हैं भाई? बोथ फियर्ड बेबीज, दोनों बच्चे से डरते हैं क्या? बोथ वर कंसर्न अबाउट रेजिंग द बेबी, यस। बोथ वर नर्वस अबाउट शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, नो। तो यहाँ पे जो बेस्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन सी, कि दोनों को कंसर्न रहता है कि बच्चे को हम कैसे बड़ा करें। कैसे पता चला? क्योंकि इसी वजह से ए मदर, जो ग्रैंड माँ है, वो क्या करती हैं, बुक स्टॉल पे जाती हैं। मदर और ममा दोनों शेयर करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। उनका शुरू के कुछ सालों में यही माने सोचना होता है कि कैसे फीडिंग करें, कैसे डायपर चेंज करें, बच्चे का जो फिजिकल और ये जो बिहेवियरल जो चेंजेज है, जो नेचुरली जिसको बोला हमने सिकेडियन रिदम, तो उसके ऊपर सोचते रहते हैं कि हाँ ये है, ये है। सो ये सेंस में यहाँ पे बेसिकली ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है कि बोथ ग्रैंडमा एंड मदर आर वर कंसर्न अबाउट रेजिंग द बेबी। सो ऑप्शन सी। सो वाई डू फीमेल कलीग्स वेलकम रिटायरमेंट? है ना, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। फीमेल कलीग क्यों वेलकम रिटायरमेंट को क्यों वेलकम करते हैं? दे गेट लॉट ऑफ फ्री टाइम? नो। दे बिकम फ्री टू अटेंड टू हाउस होल्ड ड्यूटीज? नो, ऐसा हाउस होल्ड ड्यूटीज के बारे में कुछ बोला नहीं है। दे कैन बी ऑफ हेल्प टू दियर डॉटर्स एंड दियर ऑफस्प्रिंग। जी हाँ, यही ऑप्शन सही है कि वे रिटायरमेंट लेके, थोड़ा आराम लेके, समय लेके क्या कर सकते हैं, अपनी डॉटर की जो हेल्प कर सकते हैं और उनकी जो बच्चे हैं उसमें ब्रिंगिंग अप में, पालन पोषण में, बड़ा करने में उसकी हेल्प कर सकते हैं। दे कैन कुक फूड, गुड फूड फॉर दियर चिल्ड्रेन? नो। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। फोर्थ हमने ऑलरेडी कर लिया, आगे हम जल्दी से देख लेते हैं। एक तरह से सिनोनिम का क्वेश्चन है एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट का मतलब होता है कोई चीज़ जो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। यदि कोई ये स्पेसीज हैं, जो जाति हैं, प्रजाति हैं, यदि वो दुनिया से समाप्त हो गए हैं, उनकी कोई भी मेंबर नहीं है, कोई लिविंग मेंबर नहीं है बेसिकली, तो उसको एक्सटिंक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे जब सिनोनिम आप देखेंगे तो फीबल का मतलब होता है कमज़ोर, एग्रेसिव मतलब आक्रामक, और स्कैटर्ड माने बिखरा हुआ। सो यहाँ पे नॉन एग्जिस्टेंट का मतलब हुआ जो चीज़ वो है ही नहीं। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन डी। ओके, सो एक्सटिंक्ट का जो सिनोनिम हुआ दैट इज नॉन एग्जिस्टिंग, ऑप्शन डी। अब 6 पे ये एंटोनिम का क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे, जो डायरेक्टिव है क्लियर आपको समझ में आना चाहिए। एक तरह से कैपेसियस, कैपेसियस का मतलब होता है विशाल, बड़ा। सो यहाँ पे चेंजेबल का मतलब जो बदलने योग्य है, स्पिरिचुअल का मतलब होता है आध्यात्मिक, लिमिटेड, जी हाँ, कैपेसियस का लिमिटेड है, और इमेजिनरी का मतलब होता है काल्पनिक। सो कैपेसियस का जो करेक्ट एंटोनिम है दैट इज लिमिटेड। ओके, कैपेसियस मतलब विशाल, लिमिटेड माने सीमित, ऑप्शन सी। सो नेक्स्ट ईडियम एंड फ्रेज का ये क्वेश्चन है, ये एट 6s and 7s। ओके, सो एट 6s and 7s का मतलब क्या हुआ? आपको लगेगा कि भाई 6 and 7 पे नहीं, ऑप्शन देख लेते हैं। इन एन ऑर्डर एंड क्लियरिटी, एक ऑर्डर में, एक क्रम में होना और क्लियरिटी में होना, नहीं, ये ऑप्शन गलत है। डिसऑर्गेनाइजेशन एंड कन्फ्यूजन, जी हाँ, यही ऑप्शन सही है कि कोई चीज़ 6s and 7s पे मतलब क्या, पूरा बिखरा हुआ है, इसका मतलब है डिसऑर्गेनाइज्ड एंड कन्फ्यूजन में है, पता नहीं चल रहा है, क्लियरिटी नहीं है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एट 6th and 7th प्लेसेस, नो। एक्सपर्ट पर्सन, नो। सो 7 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एट 6s and 7 जो ईडियम है उसका मीनिंग है डिसऑर्गेनाइजेशन एंड कन्फ्यूजन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है वन वर्ड सब्स्टिट्यूट का, वन हु लव्स बुक्स, जी हाँ, जो किताबों को बहुत प्यार करता है। सो ऑप्शन है बिब्लियोग्राफर,
जी, बिब्लियोग्राफर, बिब्लियो भी एक रूट वर्ड है जिसका मतलब है बुक। सो बिब्लियोग्राफर का मतलब है वन हु राइट्स अबाउट बुक्स, जी हाँ, जो किताबों के बारे में लिखता है। सेकेंड है ऑल्ट्रुइस्ट, ऑल्ट्रुइस्ट का मतलब है डिवोटेड टू द वेलफेयर ऑफ अदर्स, जो दूसरे की ह्यूमन बीइंग की वेलफेयर के बारे में, भलाई के बारे में सोचता है। सो ये तो हुआ नहीं। बिब्लियोफिल, बिब्लियोफिल का मतलब होता है जी हाँ, जो वन हु लव्स बुक्स, जो किताबों को पसंद करता है। और मिसेंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है जो ह्यूमन बीइंग को नापसंद करता है, ओके, जो ह्यूमन बीइंग को पसंद ही नहीं करता। सो ऑप्शन 8, जो क्वेश्चन 8 का करेक्ट ऑप्शन सी, बिब्लियोफाइल, अ पर्सन हु लव्स बुक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेंज द वॉइस का। ध्यान देंगे, आपको एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव कुछ भी आ सकता है। आपको देखना है कि जो क्वेश्चन है वो किस वॉइस में दिया हुआ है और अकॉर्डिंगली आपको सुटेबल ऑप्शन चूज करना है। सो यहाँ पे आई वॉज सेटिस्फाइड विद हिज प्रोग्रेस। सो सिंपल बात है, ये पास्ट इंडेफिनिट का एक पैसिव वॉइस है जिसको हमको पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। सो आइए देखते हैं, आई वॉज सेटिस्फाइड विद हिज प्रोग्रेस। सो सिंपल सी बात है, इसको हम आगे लेके आ जाएंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं। सो हिज प्रोग्रेस से वाक्य स्टार्ट होना चाहिए, तभी जाके बात बनेगी। ओके, सो हिज प्रोग्रेस सेटिस्फाइड विथ मी, नहीं, ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट है, ये तो सही है, बट यहाँ पे विथ नहीं चाहिए एक्टिव वॉइस में। ध्यान देंगे यहाँ पे कि पैसिव वॉइस में ही ये जो प्रीपोजिशन है ऐसे लगता है, विथ, इन, एटसेट्रा। ओके, बाई नहीं लगा है क्योंकि यहाँ पे सेटिस्फाइड के साथ आप विथ ही लगाते हैं, न कि बाई। कुछ ऐसे भी वर्ब हैं जो इन लेते हैं, एट लेते हैं, ओके, वो हम देखेंगे अभी। सो सेकंड, माई प्रोग्रेस सेटिस्फाइड विथ हिम, नहीं, माई प्रोग्रेस कहाँ से बात हो गई, हिज प्रोग्रेस की बात हो रही है। सी देखते हैं, हिज प्रोग्रेस सेटिस्फाइड मी, हाँ ये सही है, हिज प्रोग्रेस यहाँ पे आ गया, पास्ट इंडेफिनिट है, V2 आ गया, ऑब्जेक्ट जो है ये ऑब्जेक्टिव केस में बन गया आई का मी। सो हिज प्रोग्रेस सेटिस्फाइड मी। ओके, डी देखते हैं। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, हिज प्रोग्रेस सेटिस्फाइज मी। ये तो होगा नहीं क्योंकि तो प्रेजेंट इंडेफिनिट इन्होंने बना दिया एक्टिव वॉइस में, और यहाँ पे हमको क्या चाहिए, पास्ट इंडेफिनिट। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सो यहाँ पे थोड़ा सा और डिटेल, कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जिसकी मैं बात कर रहा था जो बाई न लेकर के क्या लेते हैं अपने साथ, विथ लेते हैं, एट लेते हैं, टू, एटसेट्रा लेते हैं। वो कौन से वर्ब है, वो वैसे वर्ब हैं जो क्या करते हैं, वो स्टेट को बताते हैं, न कि एक्शन को। आप यदि गौर करें कि राहुल वॉज इंटरेस्टेड इन द नोवेल, सो ये स्टेट बता रहा है, अवस्था बता रहा है, काम नहीं बता रहा है कि अब लेटर वॉज रिटन बाय मी। रिटन एक काम हो गया, लेकिन जो इंटरेस्टेड है यहाँ पे जब आप प्लीज़ देखेंगे, ये भी खुशी एक अवस्था बता रहा है, सरप्राइज एक अवस्था बता रहा है, और यहाँ पे जो सेटिस्फाइड था ये भी एक अवस्था बता रहा है, सेटिस्फाइड विथ। सो बेसिकली ये एग्जाम्पल देने का मकसद ये है, ये डिटेल एक्सप्लेनेशन देने का मतलब ये है कि कुछ वर्ब ऐसे हैं जो एक्शन को डिनोट ना करके स्टेट को डिनोट करते हैं, और वो जो स्टेट है वो इंटरेस्ट हो सकता है, प्लीज हो सकता है, सरप्राइज हो सकता है, और ये सेटिस्फाई हो सकता है। तो इसके साथ बाई में, पैसिव वॉइस में बाई ना लग करके विथ, एट, टू, एटसेट्रा जैसा सेंटेंस रहता है वैसा। सो यहाँ पर राहुल वॉज इंटरेस्टेड इन द नोवेल, he was pleased with the news, they were surprised at the result. Okay, so please take care. अगला क्वेश्चन नैरेशन का। सो यहाँ पे आपको देखना, ये तो डायरेक्ट स्पीच है, कैसे पहचानेंगे, रिपोर्टिंग क्लॉज है, रिपोर्टेड स्पीच है, कॉमा है, डबल इन्वर्टेड कॉमा। ओके, अब कौन सा टाइप का सेंटेंस है उससे देखेंगे। मे यू डाई, दे सेड टू हिम मे यू डाई। ओके जनाब, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है, जहाँ पे हम क्या करते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस में अभिशाप देते हैं और दुआ करते हैं। ओके, सो यहाँ पे अभिशाप दे रहे हैं, भगवान करे वो मर जाए। ओके, सो यहाँ पे देखते हैं, तो जब अभिशाप देना है तो आप क्या यूज करते हैं, कर्स्ड यूज करते हैं। क्योंकि पास्ट रिपोर्टिंग वर्ब जो है यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट में है, तो हम उसको ही देखना है कि ये पास्ट में रहे। सो यहाँ पे पहला देखते हैं, दे टोल्ड हिम तो होगा नहीं, ही माइट डाई। ओके, दे कर्स्ड हिम दैट ही माइट डाई। जी हाँ, ये ऑप्शन सही है। दे सेड टू, यहाँ पे ये रिपोर्टेड स्पीच के अकॉर्डिंग कर्स्ट में मी का मी आ गया, नो टू यहाँ पे नहीं चाहिए, यहाँ पे कंजंक्शन दैट ऐड कर देते हैं, और ये मे यू डाई जो सेंटेंस है उसको आप नॉर्मल अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज करके यूज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ही, मे का माइट एंड डाई। ओके, सो दे कर्स्ड हिम दैट ही माइट डाई। चूंकि ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में इंडेफिनिट में है, तो ये मे का माइट हो जाएगा। ओके, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। They cursed him to die? No. They told him to die? No. Okay, incorrectly spelled word बहुत इंटरेस्टिंग है। सैंडविच पसंद करते हैं आप लोग, स्पेलिंग मालूम है,
स्कल्पचर, जी हाँ, मूर्तियाँ, सिक्रेसी, वो सीक्रेट वाला चीज़ है, और सॉवरेन, संप्रभु, बोलते हैं भारत एक संप्रभु सॉवरेन राष्ट्र है। सो यहाँ पे जो स्पेलिंग गलत है वो है ए का, यहाँ पे आपको टी नहीं रखना है, सैंडविच, सिंपल, SANDWICH, सो ऑप्शन ए, बाकी सबकी स्पेलिंग सही है। चूज द बेस्ट ऑर्डर विच प्रोड्यूसेस द ओरिजिनल सेंटेंस। आइए हम एक क्रम में सजाएंगे जिससे एक ओरिजिनल सेंटेंस हमको मिल जाए। अबाउट 1 माइल अवे, ओके, द टेम्पल दैट स्टैंड्स इन फ्रंट ऑफ अस, फाइन, वॉज बिल्ट ऑफ स्टोन्स विच वर डग अ फ्यू ईयर्स एगो। ओके, ध्यान देंगे अबाउट से तो सेंटेंस नहीं शुरू होगा, द टेम्पल से शुरू हो सकता है। सो द टेम्पल दैट स्टैंड्स इन फ्रंट ऑफ अस, ओके, वो मंदिर जो हमारे सामने है क्या है, वॉज बिल्ट ऑफ स्टोन्स भी हो सकता है, वॉज बिल्ट ऑफ स्टोन्स विच वर डग अबाउट 1 माइल अवे, नहीं, ये तो इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन सुटेबल नहीं है 2 and 3। तो द टेम्पल दैट स्टैंड्स इन फ्रंट ऑफ अस क्या है, अबाउट 1 माइल अवे, यस, was built of stone and which were dug a few years ago। इसका मतलब यदि देखें 1 2 3 4 कॉम्बिनेशन सही नहीं है, 4 3 2 1 उल्टा यदि आए, which were नहीं, 1 3 2 4 देखें, 1 3 नहीं, कोई सेंस नहीं, 2 1 3 4 2, yes। So the temple that stands in front of us, one about 1 mile away, was built of stones which were dug a few years ago। जी हाँ, वो मंदिर जो हमारे घर के सामने है, जो 1 माइल दूर पर है, वो क्या था, उस पत्थर से बना हुआ है जिसको कुछ साल पहले खोदा गया था। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, जी हाँ, सबसे बढ़िया आंसर चूज करना है इसमें से जो इस फिल इन द ब्लैंक्स को फिल इन द ब्लैंक्स कर सके। सो द ऑफ द डिस्कशन इज स्टिल नॉट अननोन, ओके, द इफेक्ट ऑफ द डिस्कशन, नहीं, डिस्कशन का इफेक्ट नहीं होता है। द आउटपुट ऑफ द डिस्कशन, नहीं, आउटपुट भी करेक्ट वर्ड नहीं है। आउटकम ऑफ द डिस्कशन, जी हाँ, द आउटकम ऑफ द डिस्कशन इज स्टिल नॉट अननोन। द प्रोडक्ट ऑफ द, नहीं, प्रोडक्ट नहीं, प्रोडक्ट का मतलब उत्पाद हो गया, आउटपुट का मतलब भी उत्पाद होता है, ओके, इफेक्ट का मतलब प्रभाव। सो यहाँ पे जो करेक्ट जो वर्ड है दैट इज आउटकम, द आउटकम ऑफ द डिस्कशन इज स्टिल नॉट अननोन। डिस्कशन के बाद क्या आउटकम आया उसका जो अभी मालूम नहीं है। यदि हम, ओके, सो यहाँ पे यदि देखें डिटेल एक्सप्लेनेशन, तो इफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव, द ओवरऑल इफेक्ट वाज सरप्राइजिंग, सिंपल सी बात है, पूरा जो प्रभाव था क्या था, सरप्राइजिंग था, चकित करने वाला था। आउटपुट मतलब क्या है, एक जो आउटपुट हम बोलते हैं ना, इनपुट डालने के बाद आउटपुट निकलता है, तो द आउटपुट फॉर दिस ईयर इज मोर देन 50 टन। भाई इस जो उस साल जो उत्पाद हुआ है उसका क्या है, आउटपुट 50 टन है। और प्रोडक्ट का मतलब बेसिकली एक मटेरियल से है, आर्टिकल से है कि भाई आर न्यू प्रोडक्ट इज सेलिंग वेल, हमारा जो नया प्रोडक्ट है वो अच्छा बिक रहा है, ओके। सो दीज आर ऑल द एक्सप्लेनेशन। सो या नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश आई डोंट एग्री विथ यू, आई परमिट यू टू मूव अहेड एंड ट्राई इट, ओके, सिंस आई डोंट एग्री विथ यू, आई परमिट यू, नो, सिंस यहाँ पे बेटर वर्ड नहीं है, फॉर तो होगा नहीं, डिस्पाइट यहाँ पे अच्छा वर्ड है, डिस्पाइट आई डोंट एग्री विद यू, आई परमिट यू टू मूव अहेड एंड ट्राई इट। हालांकि डिस्पाइट का मतलब क्या होता है, बावजूद, तो भले ही मैं तुमसे एग्री नहीं हूँ, सहमत नहीं हूँ, इसके बावजूद मैं तुमको आदेश देता हूँ कि तुम आगे बढ़ो और कोशिश करो, ओके, बट तो होगा नहीं, बट आई डोंट। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, डिस्पाइट के बावजूद, ओके। नेक्स्ट, हिज लॉयर आस्क्ड डैश देयर वर एनी विटनेस ऑफ द अदर पार्टी, उनके वकील साहब ने पूछा, एज देयर वर, नो, इफ देयर वर, यस, इफ हो सकता है, हु नहीं, नो नहीं। सो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, हिज लॉयर आस्क्ड, उनके वकील ने पूछा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है जहाँ पे ये कंजंक्शन इफ है, हिज लॉयर आस्क्ड इफ देयर वर एनी विटनेस ऑफ द अदर पार्टी, उनके वकील साहब ने पूछा कि दूसरे पार्टी के कोई विटनेस आए हैं क्या, कोई साक्षी आए हैं क्या। सो इफ इज द करेक्ट ऑप्शन बी। सो नेक्स्ट, वी स्कूल बिफोर द बेल रैंग, ओके, घंटी पहुंचने के पहले क्या होगा, रीच्ड, रीचेज, वर रीचिंग, हैड रीच्ड। यदि आपको ध्यान होगा व्यूवर्स, सो प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट टेंस में जब इस तरह के सेंटेंस आते हैं कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन छूट चुकी थी, घंटी बजने से पहले हम लोग पहुंच चुके थे, तो जब इस तरह के जब दो काम आते हैं तो वो काम को हम पास्ट परफेक्ट में लिखते हैं जो काम पहले हुआ है। तो यहाँ पे यदि आप गौर करें कि बिफोर द बेल रैंग,
घंटी बजने से पहले। तो जो काम बाद में हुआ है उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में रखते हैं, V2 सब्जेक्ट V2, और जो काम बाद में हुआ है, पहले हुआ है, उसको हम लोग पास्ट परफेक्ट में लिखते हैं। सो हियर वी हैड रीच्ड स्कूल बिफोर द बेल rang. So option D is the correct answer. We had reached school before the bell rang. एक और एग्जाम्पल देख लें, the patient had died before the doctor came. डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। ओके, सेम मीनिंग ऑफ द गिवन सेंटेंस। ओके, एक सेंटेंस दिया हुआ है, उसका हमको दूसरा एक मीनिंग निकालना है इस अवेलेबल ऑप्शन से जो सेम मीनिंग रहे। सो द सन इज टू हॉट टू गो फॉर वर्क। सूरज इतना गर्म है कि भाई नहीं जा सकते बाहर। ओके, द सन इज सो हॉट टू गो फॉर वर्क। नहीं, आपको यदि ध्यान होगा जब ये रिमूव एडवर्ब टू जो है इसका क्वेश्चन है, तो इसमें जब आपको कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई प्रोनाउन नहीं है, तो आप क्या प्रोनाउन लेते हैं? वन लेते हैं। सो द सन इज सो हॉट दैट वन कैन नॉट, एक इंडेफिनिट प्रोनाउन आप वन लेंगे, वन कैन नॉट गो फॉर वर्क, मतलब कोई भी नहीं जा सकता। द सन इज सो हॉट दैट आई कैन नॉट, नो द सन इज एज हॉट, नहीं ऐसा है नहीं। सो यहाँ पे बेसिकली देखें ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर एंड इट इज टेकिंग इंडेफिनिट प्रोनाउन वन। सो द सन इज टू हॉट टू गो फॉर वर्क विल बी ट्रांसफॉर्म्ड एज द सन इज सो हॉट दैट वन कैन नॉट गो फॉर वर्क। जी हाँ, सूरज इतना गर्म है कि कोई बाहर नहीं जा सकता है काम करने के लिए। या थोड़े और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, स्पॉट द इरोनियस पार्ट इफ एनी। जी हाँ, कुछ गलती है तो उसको स्पॉट करें, नहीं है तो नो एरर। माई फादर इज इन द हैबिट। ओके, इसमें तो कोई गलती नहीं है, पिताजी हैबिट में है किसका भाई? ऑफ गोइंग आउट। वेरी गुड, बाहर जाने के। किस लिए? ऑन अ मॉर्निंग वॉक। ओके, यदि आप ध्यान दें सो यहाँ पे गोइंग आउट फॉर अ मॉर्निंग वॉक होगा, न कि ऑन अ मॉर्निंग वॉक। यहाँ पे प्रीपोजिशन आप फॉर लगाएंगे। सो यहाँ पे जो 3 है वो करेक्ट आंसर है जिसमें एरर है। मेनी अ स्टूडेंट आर फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ध्यान दे, मेनी टेक्स अ सिंगुलर सब्जेक्ट दैट इज मेनी अ स्टूडेंट। ओके, मेनी अ स्टूडेंट, और उसके साथ क्या होगा? सिंगुलर वर्ब होगा। सो यहाँ पे जो गलती है वो है ऑप्शन 2 में, यहाँ पे इज होगा। सो मेनी अ स्टूडेंट इज फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। सो ऑप्शन 2। यंग किड शुड नॉट सिट क्लोज। ओके, सही है ये लाइन। टू द टीवी सेट, फाइन, नहीं बैठना चाहिए भाई टीवी के नज़दीक में, एज इट अफेक्ट्स ऑन देयर आइज। आप ध्यान देंगे कि यहाँ पे अफेक्ट के साथ कोई भी प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं है, सिंपली यू राइट इट अफेक्ट्स देयर आइज। सो यहाँ पे जो ऑप्शन 3 है वो गलत है, यहाँ पे ऑन प्रीपोजिशन नहीं चाहिए। ओके, सो व्यूवर्स, मुझे उम्मीद है कि ये अच्छा प्रैक्टिस सेट आपके सामने अभी है ये, और मज़ा आया होगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थे। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, और यदि सब्सक्राइब कर लिया है तो लाइक, शेयर और कमेंट करके मेरे एनर्जी को और बढ़ाइए। एयरफोर्स का एग्ज़ाम अभी होने वाला है। माई बेस्ट विशेज आर विथ यू। बेस्ट विशेज, गेट सिलेक्टेड। जय हिंद।